कल के ही पेपर में सेट नंबर 55/1/1 में 5 नंबर के क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जल्दी से थोड़ा सा। तो 33 फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज। थ्योरी का क्वेश्चन आप खुद पढ़िए। व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग अ सस्टेन इंटरफेरेंस। सो द आंसर विल बी when we are discussing for the intensity, so it is basically depend on the cos phi, and if there will not be the sustained interference तो वहाँ बहुत सारे phi होंगे और हमें एक अच्छा पैटर्न नहीं मिलेगा। लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट। सिंपल रीज़न है बिकॉज कि अगर सिंगल सोर्सेज अगर हम नहीं लेते हैं, मतलब नहीं लेते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज लेते हैं, तो बहुत सारे एटम्स के हायर एनर्जी स्टेट की वजह से लाइट होती है और वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि पर सेकेंड आई थिंक 10⁸ टाइम्स फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, पर द आंसर विल बी द सेम बिकॉज वी डोंट गेट द coherent sources, and the phase, there will be a lot of the phase difference, so we don't have the good intensity. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्लिट्स 0.11 और डी की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 mm एंड आर अरेंज 1.20, तो कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 1.20 मीटर। सो वे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600, तो 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस हो, ठीक है। हाउ फार अपार्ट विल एडजेसेंट ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहा है कि वो कितने दो अगल बगल वाली फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमें बीटा कैलकुलेट करना है, फ्रिंज विथ, एंड बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, डी लेमडा बाई डी। तो हमें वैल्यू सारी पुट कर देंगे, आ जाएगा। एंड फाइंड द एंगुलर विथ। एंगुलर विथ जहाँ कहीं भी वेव ऑप्टिक्स में एंगुलर विथ निकालना हो आपको, तो लीनियर की जो कुछ भी आपने पढ़ाई करी है उसको आप डिवाइड कर दीजिए कैपिटल डी से, तो वो स्टडी आपकी बन जाएगी एंगुलर की। ये बात आप ध्यान रखिए। एंड अगर एंगुलर की पढ़ाई आप कर रहे हो और लीनियर कैलकुलेट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंगुलर में, तो लीनियर की डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसी फॉर्मूले को हम कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर आ जाएगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ वेव फ्रंट। ठीक है, ये थ्योरी। एन इंसिडेंट प्लेन वेव फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन वेव फ्रंट होगा यहाँ पे। प्लेन वेव फ्रंट मतलब कि इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू इट। तो इंसिडेंट लाइट ऐसे गिरती हैं अगर मान लो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इस तरीके से, तो इनका तो प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर ये इस तरीके से कंबाइन होती हैं ऐसे, तो इनके लिए जब हम बनाएंगे तो वो स्फेरिकल टाइप के वेव फ्रंट्स हमारे बनेंगे, ठीक है। Second, a beam of light coming from a distant source is reflected by spherical glass ball। तो एक ग्लास बॉल है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स, तो कैसे भी मान लो आप, इस तरीके से मान लो ऐसे, दिस इज द बीम ऑफ लाइट कमिंग, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज 1.5 और रेडियस गिवन इज 15 centimeter. This radius is the 15 centimeter. So formula we will use n2 upon v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 by r। ठीक है, बस होगा क्या यहाँ पे कि आप दो बार इसका रिफ्रैक्शन होगा, एक बार इस सरफेस से होगा और एक बार इस सरफेस से होगा, तो दोनों बार आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। और यू मस्ट रिमेंबर n2 एंड n1 क्या होते हैं। n2 वो जिसमें लाइट रे जाती है और n1 वो जिससे लाइट रे आती है। मुझे ऐसे ही पढ़ाएगा तो मैंने ऐसे ही याद किया हुआ और बहुत हेल्प मिलती है इससे कि n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें जिसमें जा रहे होता है, और n2 n1 वो जिससे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो फुल सोल्यूशन अगर चाहिए तो फुल सोल्यूशन में बहुत समझ आएगा, उतना मैं नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है। नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव, अच्छा क्वेश्चन है ये। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अब प्रोटॉन गिवन है तो इसमें तुमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन नियर पॉइंट्स पी क्यू आर। तो इसमें पी क्यू आर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें ध्यान रखना होगा कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी,
V क्रॉस B, तो we must remember कि F is perpendicular to B and the same time F is perpendicular to B vector also by the rules of the cross product. So at this point the velocity is in this direction, so force will be in this direction because it tends to giving the circular motion, you know. So force will be in direction and V is in this direction. So रूल बड़ा सिंपल है कि अगर हम V की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करें और B सॉरी फिंगर्स स्ट्रेच करें और B की डायरेक्शन में अगर हम उनको कर्ल करें तो थंब देता है फोर्स. तो इफ यू विल स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स द V and you need to get the force in this direction, तो obviously जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी यहाँ पर. फॉर द क्यू ऑल्सो द फोर्स द डायरेक्शन विल बी दिस वेलोसिटी एंड द फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी. तो यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसे करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा. तो यहाँ भी ये जाएगा, ठीक है. एंड इन एट द पॉइंट आर द वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. नाउ अगर आप उसको ढंग से अप्लाई करेंगे तो ये इस यहाँ पर जो फील्ड आएगी दैट विल बी outwards. तो P and Q perpendicular to the plane and downward and at the R perpendicular and outward. What can you say about relative magnitude of magnetic fields at these points? So R is equal to mv by qb. So R inversely proportional magnetic field. R is inversely proportional magnetic field. तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा R वहाँ पर फील्ड उतनी ही कम. तो हम सबसे ज़्यादा तो आर पर हो जाएगी फील्ड जो होगी, सबसे ज़्यादा आर पर होगी फील्ड. एंड देन क्यू एंड देन पी. पी इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट और क्यू पर थोड़ा सा कर्व है. तो जितनी ज़्यादा रेडियस उतनी ही वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट इट्स सेंटर सो दैट मैग्नेटिक मोमेंट. सो मैग्नेटिक मोमेंट m से रिप्रेजेंट करते हैं या जिसे भी I इंटू ए होता है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, हमें I नहीं पता है, तो वी विल अप्लाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R एंड फ्रॉम हेयर वी विल कैलकुलेट द I. सो I विल बी 2BR बाई म्यू नॉट, ठीक है. एंड रेडियस इज गिवन, अच्छा रेडियस इज नॉट गिवन, सो ठीक है कोई बात नहीं. तो हम यहाँ पे एरिया के लिए कैलकुलेशन करेंगे और आर को हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि सिंस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द ए, सो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो आर विल बी ए बाई पाई अंडर रूट. तो अब आप देख रहे हो रिजल्ट कुछ मिलता जुलता आ रहा है. सो हम आई की जगह पर ये रखेंगे और एरिया को हम रिप्लेस कराएंगे, आर की वैल्यू रखेंगे तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा. द नेक्स्ट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, तो ये थ्योरी का पार्ट है, आप पढ़िए. A charged particle is moving in a circular path V uniform. It is made to sheet. ठीक है. It loses one of the kinetic energy half. So यहाँ पर हमारे पास में वो कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर करा और उसकी काइनेटिक एनर्जी वो लिड से टकरा करके उसकी आधी हो गई, बट पाथ उसका मतलब डायरेक्शन उसने अनचेंज रखी, मतलब सर्कुलर पाथ उसका कंटिन्यू है तो कंटिन्यू है. सो if you will write the R, so it will be mv by qb, okay. And similarly if you will write the V, so not the V, k is equal to half mv square, ठीक है. So here you can get V is equal to 2k by m under root. So if you will put the value of V over here, so you will get R proportional under root k. This is the standard result, you must remember that. So अब देख लो क्या करना है यहाँ पे. It loses one of its kinetic energy. Kinetic energy हाफ हो गई, तो रेडियस ऑफ द पाथ क्या होगी, तो R1 अपॉन या R2 बाई R1 लिखो, R फाइनल अपॉन R इनिशियल को आप R इनिशियल लिखा रहना दो. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, सो K बाई 2 इनिशियल K, सो K से K कैंसिल, सो RF इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 टाइम्स RI, मतलब अप्रोक्सीमेट 0.7 टाइम्स इनिशियल.
ठीक है, एंड अगर तुमने इसकी थ्योरी सही से पढ़ी है तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। तो जैसे आर एडजस्ट होता है वैसे ही वी एडजस्ट होता है। सो टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे क्वेश्चंस थे। पर हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है। ओके, सो इसका क्वेश्चन नंबर 32 हमने देख लिया है। 31 का 31 का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अगर आप पढ़ लो इसको, तो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम चार्जेस गिवन है। इसको Q1 लिख लो, इसको Q2 लिख लो। डिस्टेंसेस गिवन है -3 + 3 रिस्पेक्टिवली एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है जहाँ पर एक की वैल्यू गिवन है। सो नया क्वेश्चन जैसा है एकदम, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ऐसा होता है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, ठीक है। सो जब भी ऐसे केस में हमें टोटल निकालनी है एनर्जी, तो हम वहाँ पे सिग्मा QI VI लगाते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों चार्जेस का अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई इज़ गिवन एज A/r²। सो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वी हम इंटीग्रेट करेंगे इसको -AR² dr। सो वी विल कम आउट ऑफ A/r, ठीक है। अब आफ्टर दैट हम V1 निकालेंगे पहले चार्ज के लिए हम, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करेंगे और हम V2 निकालेंगे। दोनों निकाल करके हम Q1 V1 और Q2 V2 में हम रखेंगे और ऐड करेंगे, तब जा करके इसमें हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से अगर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें निकालनी है तो हम Q1 V1 Q2 V2 जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। बस बशर्ते हमें जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी एक्सटर्नल फील्ड वहाँ पर हमारी अप्लाई करी गई है। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज प्लेस्ड इन एयर, दे हैव नेट, फाइंड द कैपेसिटेंस। तो पहला क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। इफ़ द एयर बिटवीन द गैप रिप्लेस बाय द डाइलेक्ट्रिक, तो जब भी डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यू होती है वो E/K हो जाती है, पोटेंशियल भी V/K हो जाता है। तो जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम K से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा। देन इफ द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स आर चेंज्ड फॉर 160 तो विल द कैपेसिटेंस। तो जैसे कि R इज इक्वल टू V/I होता है, उसी तरह से C इज इक्वल टू Q/V हम लिखते हैं। तो ये जो सी इंटरेस्टिंगली आर ना ही वी पे डिपेंड करता है ना ही आई पे डिपेंड करता है। सिमिलरली आर ना ही क्यू पे डिपेंड करता है और ना ही आर वी पे डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज़ द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपेसिटर होता है। तो वो चेंज नहीं ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कंसीडर 3 मेटल, मैंने पढ़ रखा है क्वेश्चन, आप पढ़ लेना इसको। इसमें 3 मेटल स्फीयर हैं ABC और उसमें कह रहा है कि सबकी रेडियस वगैरह गिवन है और उसके मतलब ऐसी कंडीशन है कुछ कि ये एक शेल है और शेल के अंदर मतलब उन्होंने इस तरीके से एक मेटल रखा हुआ कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। इसकी रेडियस गिवन है और बड़े वाले सेल की भी रेडियस गिवन है, तो फालतू की गिवन है, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेटल बॉल है और ये शेल है, तो हर शेल पर उन्होंने चार्ज दे रखा है। तो जैसे उन्होंने फर्स्ट शेल पर और चार्ज दे रखा है, पहले की अगर हम बात करें ए की, तो ए पे उन्होंने चार्ज दे रखा है 6Q का और उसके अंदर जो मेटल रखा हुआ है वो -2 के। तो कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम का जो पहला एप्लीकेशन है, सॉरी थर्ड एप्लीकेशन एनसीईआरटी का, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेल होता है उस सेल में अगर हमें बाहर फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो हम सेल के पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। और फिर इसके बाद में हम KQ/R² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो पहले में हमारे पास 6Q है तो 6Q को हम सेंटर पे मान सकते हैं, 6Q हो गया। और ऑलरेडी वहाँ पे एक मेटल स्फीयर रखा हुआ है, मेटल मेटल एक बॉल रखी हुई है,
मेटल बॉल मतलब टोटल एक कंप्लीट चार्ज। तो ये 6Q है और मेटल बॉल है -2Q। ठीक है, तो इस पर जो नेट फील्ड आएगी वो आएगी K4Q/3R²। ठीक है, सिमिलरली अगर बी की बात करो, अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए तुम देखोगे कि बी पर चार्ज है -4Q और मेटल बॉल, तो बी को कंसनट्रेटेड मान सकते हैं हम -4Q, और मेटल बॉल जो रखी है वो 8Q की है, तो नेट चार्ज हो गया 4Q। तो बी के लिए जो हम लिखेंगे, बी के लिए भी K4Q/3R²। ठीक है, और सी के लिए अगर आप ध्यान से देखो, 14Q, इसको सेंटर पर रिज्यूम माना और हमने मेटल पहले से रखा हुआ है, तो ये भी नेट चार्ज होगा 4Q, तो K4Q/3R²। तो मतलब तीनों पर ही जो फील्ड है वो सेम है, तीनों पर जो फील्ड है वो दैट इज़ द सेम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, चार्ज -6Q। ठीक है, ये रखा हुआ है। बी सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्लेस्ड एट टी, ये रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। बी से 10 सेंटीमीटर पर है, ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर पर है। हाँ, ओके। सो अ चार्ज +5 माइक्रोकूलम इज मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू ए, वो भी सेमी सर्कल के पाथ पे जा रहा है। तो C2 है, तो हम वर्क डन क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है हमें। तो Q VC माइनस वी ए, हमें VC, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, VC निकालना पड़ेगा। अब VC पर हम जो पोटेंशियल निकालेंगे वो किसकी किसकी वजह से आएगा, D की वजह से आएगा और B की वजह से आएगा, और उनको हम ऐड करेंगे। तो C की वजह से यहाँ निकालना पड़ेगा और यहाँ निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हम A पर निकालेंगे, A पर निकलेगा D की वजह से और B की वजह से। तो वो फॉर्मूला हमारा सेम है KQ/R। तो आप पूरा निकाल के इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन नहीं, तो ये 5 नंबर वाले सारे हो गए। अब हम इसकी एक केस स्टडी हमने कल नहीं डिस्कस करी थी, उसको अगर हम डिस्कस कर लें, तो ये इन्होंने लेंस मेकिंग की थ्योरी लिखी है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसे हमारे पास फिल्म है और लेंस के सामने रखिए, तो यहाँ पर क्या इमेज बनेगी। तो हमें पता है कि रियल इमेज अगर बनती है तो दैट इज़ इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगी तो ये एरो नीचे चला जाएगा और ये इस तरफ आएगा। सो दैट विल द ऑप्शन नंबर सी। Which of the following statement is incorrect? Incorrect. For a convex mirror, magnification is always negative. बिल्कुल गलत बात है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन हमारे लिए पॉजिटिव। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन को भी आप पढ़ना, तीनों ऑप्शन। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ऐसे इन्होंने काट दिया। ठीक है, तो ऐसे काटने का मतलब हमारे पास जो नया लेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो अगर पहले की बाई कॉन्वेक्स है तो हम लिख सकते हैं n-1 और ये 2/r। ठीक है, और 1/f' अगर लिखें तो n-1। अब एक तो 1/r आएगा और दूसरी ये प्लेनों के लिए जो इन्फिनिटी जाएगी, तो 1/∞ ये 0 जाएगा। सो 1/f' इज इक्वल टू n-1, ये सिर्फ 1/r आएगा। इसको और इसको आप कंपेयर करोगे तो फोकल लेंथ 2 टाइम्स हो जाएगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इन केस वन above is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ये u गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, एंड द स्क्रीन इज़ 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन की जो डिस्टेंस है, स्क्रीन की जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से गिवन है दैट इज़ 50। सो मतलब कुछ इस तरीके से है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, स्क्रीन यहाँ है, तो ये 20 गिवन है और ये 50 गिवन है, तो हमारे पास में ये डिस्टेंस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो यू हमारे लिए 20 और वी 30, ये माइनस में लेंगे तो आई होप 20 60 और 20 3 60। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 12 सेंटीमीटर शायद आएगा, आप कैलकुलेट करके देखना इसको। सो नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, ये तो बहुत रटा रटा होता है, इसमें न्यूटन का एक्सपेरिमेंट आप पढ़िए, न्यूटन की जो थ्योरी है इसको हम लोग D1 D2 से पढ़ते थे। तो F इज़ इक्वल टू √D1 D2। ठीक है, ये आप पढ़ो। ठीक है, अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए तो बताना, अदरवाइज़ आपको कहीं भी मिल जाएगी। सो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस हो गए और सारे MCQ क्वेश्चंस हो गए।
थोड़ा सा और हम एक देख लें, इसका सेट एक और है हमारे पास में, सेकंड सेट, ठीक है। सेकंड सेट में 5 नंबर के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली सेम मिलने, ये वही सेम क्वेश्चन है, ये वही सेम क्वेश्चन है, ये वही सेम क्वेश्चन है, ये वही सेम क्वेश्चन, these are the same questions, and we have this one is also the same question। मैंने इनको कुछ बच्चों के साथ में डिस्कस किया है आज। और द केस स्टडी, दिस वन वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर टू yesterday, and this case study also we have solved, and now MCQ इसमें कुछ है अलग, तो MCQ मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी से बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं, तो एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, उसको ABCD से लेकर के जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में होगा। सो W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, तो डेल्टा वी की वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसी में वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान से देखो तो ये 10 है, 15, 20, 25, इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। सो इन केस ऑफ द C द वर्क डन विल बी मोस्ट, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ L एंड रेडियस R इज R विच वन, जिससे कि रेडियस ये R/2 हो जाए, तो फॉर्मूला आप जानते हो, R इज इक्वल टू L/A से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो शायद सेम रेडियस एंड हाफ लेंथ है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। द सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 15 mm हैविंग 300 टर्न्स एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड 30 मिलीटेस्ला सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to 20, reduced to 0, दैट मीन्स 30 मिली टेस्ला से ये हो गई 0 में, कितने टाइम में, 20 मिली सेकेंड में, ठीक है। एंड देन अगेन इंक्रीज, फिर ये 0 से 30 मिली टेस्ला होती है 40 मिली सेकेंड में। तो आपको निकालना है E1 E2, इस केस में जो इंड्यूस्ड EMF है, इन दिस केस इट इज़ E2। तो देखो सिंपल है कि E इज इक्वल टू, हम d∅dt जो लगाते हैं उसमें N/B/A वगैरह रहता है, और हमारे पास टाइम रहता है ऑन एन एवरेज फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम कंपेयर करेंगे तो N कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिर्फ B पे ध्यान दें और T पे ध्यान दें। तो E1 हम क्या लिखेंगे, 30 से 0 हो गया, 30 कितने टाइम में हुआ, 20, ठीक है। E2 की अगर हम बात करें तो 0 से 30 का चेंज है, तो ये भी 30 और यहाँ पे 40, ठीक है। E1/E2 निकालोगे आप, आंसर 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं पहले क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में माइक्रोवेव से हम एक्सरे की तरफ जा रहे हैं। माइक्रोवेव से अगर हम एक्सरे की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड सेम रहती है और वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने में वेवलेंथ जो है डिक्रीज़ करेगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। 8th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, अच्छा क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया 1 and 2 आर V1 and V2। तो पहले हम यही पे बात करें कि V2 ग्रेटर देन V1 गिवन है आपको, V2 ग्रेटर देन V1, V2 ग्रेटर देन V1, इसका मतलब कि ये हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। हमारे लिए N2 जो हो गया रेयर मीडियम हो गया और N1 हो गया डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि डेंसर से रेयर मीडियम के लिए होता है, तो फर्स्ट मीडियम से होगा, तो या तो पहला ऑप्शन होगा या तो दूसरा ऑप्शन होगा, और C और D तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा जो हम लिखते हैं वो छोटा वाला, मैं जैसे याद करता था, छोटा वाला मीडियम अपन बड़ा वाला मीडियम। तो छोटा वाला मीडियम मतलब यहाँ पे हमारे लिए कौन सा होगा और बड़ा वाला कौन सा होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो हमारे लिए यहाँ पे जाएगा N2 छोटा होगा, N1 बड़ा होगा, रेयर एंड डेंसर कम ज़्यादा होता है, और ये स्पीड के रेसिप्रोकली होते हैं टेस्ट। तो थीटा जो हमारा जाएगा वो साइन इनवर्स V1/V2। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है। फिर है सोर्स प्रोड्यूसर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड पावर गिवन है। तो आसान क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, टोटल पावर और h से डिवाइड करो, कैलकुलेशन करके आंसर आएगा आपका। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, और केस स्टडी हम इसकी पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं।